सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा का मतलब बहुत तेज जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ सा चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे ही, तो इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे और इस कारण वो मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। सन 1908 ईस्वी की बात है। लेखक अपने कुछ साथ जाड़े का समय था। जनवरी या दिसंबर का महीना था, जिस समय की ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और 2-4 दिन पहले बूंदाबांदी भी हो गई थी, बारिश भी हो गई थी। इस वजह से ठंडी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। लेखक जो है अपने छोटे भाई के साथ और अपने कुछ साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी गांव का कोई आदमी आकर उन्हें बुलाता है कि तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। और लेखक को ये डर लगने लगा कि कहीं बेर तोड़ने के लिए तो डांटने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। इसी वजह से वो डर के घर गए। तो जब घर पहुँचे तो देखे कि उनके भाई जो है पत्र लिख रहे हैं। तब बच्चों उस समय जो था कोई टेलीफोन नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो लोग अब संदेश जो है पत्रों के माध्यम से ही भिजवाते थे। उनके भाई ने कहा कि ये पत्र जो है मक्खनपुर गांव के पोस्ट ऑफिस में डाल दो। उनके गांव से दूसरे गांव में था पोस्ट ऑफिस, जहां के पत्र डालना होता था और बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आज शाम की डाक से निकल जाए। और जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और उस पर भी हवा चलने से और ज़्यादा ठंडी लग रही थी। पहले बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं था लोगों के पास, तो लेखक जो है अपने कानों को बांधने के लिए धोती का प्रयोग किए थे और उनकी माँ ने थोड़े से चने भुजाने के लिए धोती में बांध दिए थे। और दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर निकल पड़े और वह बबूल का डंडा था। लेखक कहते हैं कि जितना मोह उस समय हमें डंडों से था, आज जो है राइफल से भी नहीं है। और ये डंडा जो है अनेक सांपों इस डंडे से लेखक ने अनेक सांपों को मारा था। और इस मक्खनपुर के स्कूल और गांव के उनके गांव के बीच में पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष जो है हर साल उससे आम तोड़े जाते थे। और वह दोनों भाई खुशी खुशी जो है मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को उन्होंने अपने टोपी में रख लिया था, क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 36 फुट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं के में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी 12 टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी।
सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झाँक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछक उछक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाले क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसीलिए जैसे हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे होले, जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो। दोनों ने कुएं के किनारे से एक एक ढेला उठाया और उझक उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर पड़ी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है वह और तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उसे पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई धाड़े मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने का भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी घावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी कहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुँचने पर जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी बीच सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भी भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया, मौत का आलिंगन ही अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेखक कह रहे हैं कि जब कोई मन से दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब मन में व्याप्त दुविधा अपने आप समाप्त हो जाती है। और दुविधा तभी तक रहती है जब तक मन अनिश्चय की स्थिति में रहकर डावाडोल होता है। और जैसे ही मन एक निश्चय पर पहुंचता है कि दुविधा समाप्त हो जाती है। लेखक ने जब चिट्ठियाँ निकालने के लिए कुएं में उतरने का निश्चय किया, यह जानते हुए भी कि सर्प रहता है, उसी क्षण दुविधा समाप्त हो गई।
जब कोई व्यक्ति मूर्खता या बुद्धिमत्ता से किसी काम को संपन्न करने के लिए मौत के मुंह में जाने को तैयार हो तो फिर वह कुछ भी कर सकता है। जानबूझकर मौत का खतरा उठाने का निश्चय व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। जिसके मन से मौत का डर निकल गया वह अकेला ही संसार में संघर्ष करने को तत्पर हो जाता है। लेखक ने जब यह निश्चय जानबूझकर किया कि चिट्ठियाँ निकालने के लिए कुएं में उतरना ही है, भले ही यहाँ सांप का खतरा है, तब दुविधा स्वतः समाप्त हो गई। मौत का डर निकल गया और कुछ भी कर सकने को तत्पर हो गया। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसका परिणाम, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो परमात्मा के अधीन है। मन में दृढ़ निश्चय करके अपने कर्म की ओर अग्रसर हो जाना ही हमारे हाथ में है। उसका फल क्या होगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो परमात्मा के हाथ में है। लेखक ने यही सोचा और इसीलिए वह बिना परिणाम के चिंता किए वे चिट्ठियाँ निकालने हेतु सर्प वाले कुएं में उतर गया।